इस लेक्चर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है और इसे हम क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जैसे कि इसकी ज़रूरत क्या है लाने की, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के लास्ट ईयर में या कुछ पिछले कई सालों में क्या इसके सुप्रीम कोर्ट के व्यूज हैं, इसके बारे में रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया, उसमें कहा कि गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है। ये नेसेसिटी बन चुकी है और मैंडेटरली यानी कि कंपलसरीली के मतलब अनिवार्य है लाना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में है, उसको अभी समझने की ज़रूरत है, नीड टू अंडरस्टैंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है और कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब एक तरीके का, सिविल का मतलब सामाजिक मामले में, और कोड मतलब कानून या लॉ, यानी कि सामाजिक जितने भी मामले हैं, डिस्प्यूट हैं, कोई भी जैसा मैटर है हमारे इंडिया में, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए सारे कानून, रूल्स, नियम एक तरह के हों। जैसे सिविल का मतलब मैरिज के जो कानून है एक तरह के हों। अभी क्या होता है, हिंदुओं के लिए अलग एक्ट बना हुआ है, मुस्लिम के अलग बना हुआ है। और ये मान लो डिवोर्स करना है, डिवोर्स के सारे तरीके एक जैसे हों सारे धर्म के लिए। तो ये जो अलग अलग कानून हैं, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस मतलब जो माता पिता से प्रॉपर्टी जाती है बच्चों पे, उसके नियम कानून, ये अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं। तो इनमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एकता। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बोलता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत क्यों है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। ये देखो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे यानी कि संविधानकर्ता जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट 4 में रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और ये आपको पता है आर्टिकल 44 भी इसी में आता है, डीपीएसपी में, यानी कि जो भारत के हमारे नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हिंदी में, डीपीएसपी है जो, ये कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि कोर्ट में कोई भी आदमी इनके वॉयलेशन के लिए, उल्लंघन के लिए केस नहीं कर सकता। जैसे किसी आदमी का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है, वो इनफोर्सिएबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ये नहीं है, ये अगर गवर्नमेंट लागू नहीं भी करेगी तो नहीं जा सकते। लेकिन डीपीएसपी के अंदर ही ये लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर गवर्नमेंट इनको लागू नहीं करेगी, जो डीपीएसपी में बहुत सारे दिए गए हैं प्रोविजन, तो हो सकता है पीपल उसको आगे वोट ना दें। जैसे डीपीएसपी में दिया गया है, सबके लिए ऐसे कानून, रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट ताकि किसी के एक के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में जो वेल्थ, मीन्स ऑफ वेल्थ हैं, वो एक के हाथ में कंसंट्रेटेड ना रहे, यानी कि बहुत कम लोग के हाथ में प्रॉपर्टी ना रहे, रिसोर्सेज ना रहे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अगर गवर्नमेंट ये लागू नहीं करती है, हो सकता है आगे उसको लोग हटा दें, ना चुने उसे इलेक्शन में। तो ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस इन द कंट्री है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो अप्लाई करे इसको लॉ बनाने में, इन प्रिंसिपल को, डीपीएसपी को कानून बनाने में अप्लाई करे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल केस है, जो मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1980 का, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि फंडामेंटल राइट हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं वो ये डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इसके साथ इसका हार्मोनाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इसका मेल मिलाप होना चाहिए। मेल मिलाप का मतलब ये नहीं शादी कराएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हो कि फंडामेंटल राइट को ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे दी जाए या डीपीएसपी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, यानी कि दोनों में एक तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए, दोनों को इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट सही से देगी, इक्वलिटी देगी दोनों को। ये हार्मनी जो है दोनों में, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, ये हार्मनी भी बेसिक फीचर का पार्ट है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, पार्लियामेंट इसे लॉ बनाने के भी नहीं हटा सकती, रिमूव नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आइडिया है, ये कहाँ से आया निकल के, और ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया था, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब इतना ही जरूरी था तो फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि गवर्नमेंट को फिर तो ये करना ही पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट पे ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है फंडामेंटल राइट, क्योंकि डीपीएसपी तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है कि वो जब चाहेगी जब करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास जब रिसोर्स आएंगे जब करेगी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में क्यों डाला?
इसको क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को डालने की जरूरत पड़ी इसमें, ये भी हम जानेंगे इसमें। पहले इसके जानते हैं ओरिजिन, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन। इसका जो आइडिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये आता है यूरोपियन कंट्रीज से। 90th और 20th सेंचुरी में पर्टिकुलरली फ्रेंच कोड आया था 1804 में। फ्रेंच कोड जो आया था ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ही था। इसने जितने भी कस्टमरी और स्टैट्यूटरी लॉ थे, जितने भी रीति रिवाज के लॉ थे, कानून थे फ्रांस में, वो सब हटा दिया और ये एक कोड लेके आया फ्रेंच कोड, जो यूनिफॉर्म कोड था। यानी कि सारे जितने भी धर्म के लोग हैं सबके लिए एक ही कानून लागू होगा सिविल मैटर्स में, मैरिज हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, किसी में भी। लेकिन इसके बाद फर्स्ट वार हुआ हमारे इंडिया में 1857 में। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया ने क्यों डाला ये, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे हमारे संविधानकर्ता, उन्होंने डीपीएसवी में क्यों डाला ये, क्यों नहीं रखा फंडामेंटल राइट में, क्यों इनको इन्फोर्सेबल कैटेगरी में नहीं रखा? क्योंकि डीपीएसवी नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कि इनके उल्लंघन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये क्यों डाला? पहला कारण था ये 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, ये इसलिए हुई थी। एक कारण इसका ये भी था, बहुत सारे कारण थे, एक कारण ये भी था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने इनके धर्म में, यानी कि हमारे भारतीयों के धर्म में, रिलीजन में इंटरफेयर किया था। वो उन पे अपने धर्म, अपने मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन के लॉ थोप रहे थे इन पे, कि जैसे हमारे लॉ वो ही आप मानोगे। तो इनके रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी, यानी कि जो धार्मिक ये रीति रिवाज निभाते थे, उनका उल्लंघन किया। एक कारण ये था 1857 की क्रांति होने का, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया। तो ये सोचा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने, अगर हम भी ये थोपेंगे लोगों पे, उनके रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे, तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लोग सड़कों पे आ जाएं, सिविल वार हो जाए, क्योंकि अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, और गृह युद्ध ना हो जाए, इसलिए ये डाला डीपीएसवी में। दूसरा कारण ये था पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ, तब उसका प्रोसेस चल रहा था बनना। 1947 आज़ाद हुआ देश हमारा, 1946 से चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस। तो इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन जब हुआ, तो कम्युनल हार्मनी बहुत ज़्यादा देखने को, मतलब कम्युनल डिसहार्मनी देखने को मिली, क्योंकि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुए थे। अगर धर्म में अगर हम एक लेके आएंगे, एकता, यूनिफॉर्मिटी, तो ये हो सकता है और झगड़े हो जाएं। तो एक कारण ये भी था क्योंकि कम्युनल डिसहार्मनी थी, इसकी वजह से और डिसहार्मनी हो सकती है। अगर पर्सनल लॉज हैं, जो उनके निजी जो नियम हैं, उनको अगर हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तो लोग हो सकता है उनमें झगड़े देखने को मिलें। तो इसलिए डीपीएसवी में रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो राइटर थे जो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर थे, उन्होंने देखो बाद में क्या है, एक हमारे देश में जब हमारा संविधान लागू हो गया, पार्लियामेंट में एक हिंदू कोड बिल भी आया था, लेकिन ये लागू नहीं हो सका था। इसमें था कि वुमन को इक्वल राइट दिए जाएं इनहेरिटेंस में, जो प्रॉपर्टी के उनके जो राइट हैं, अधिकार हैं, इनको मैन के तरह के इक्वल राइट दिए जाएं वुमेन्स को, इसलिए हिंदू कोड बिल लाया गया। लेकिन ये लागू नहीं हो सका उस टाइम पे। केवल ये 5 सितंबर 2005 को हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया एक 2005 में, उसमें क्या है, प्रॉपर्टी राइट, इक्वल प्रॉपर्टी राइट वुमेन्स को दिए गए इस एक्ट के थ्रू। और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, और 2005 में ये अमेंडमेंट कर दिया इस एक्ट में। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर लाना जरूरी क्यों है जब इतनी सारी परेशानियां हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, जिनमें एक साहबानो बेगम का केस है, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रीसेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल तलाक है ना, ट्रिपल तलाक जो अभी रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने, ट्रिपल तलाक का बिल लाके कानून बना दिया, अब तो लॉ बन गया। इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। इसको तलाक बिद्दत भी बोलते हैं, या ट्रिपल तलाक, 3 तलाक हिंदी में बोलते हैं। इसको असंवैधानिक कहा था। जो ये मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम एंड अदर्स केस है, शॉर्टकट में साहबानो केस बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो सेक्शन है 125 सीपीसी का, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो ये एक लॉ है भाई साहब, कानून बना हुआ है हमारे इंडिया में, उसका जो इस सेक्शन है 125, इसके अकॉर्डिंग साहबानो के जो हस्बैंड है, उन्होंने जो तलाक दिया है साहबानो को, क्योंकि इसने साहबानो इसकी बीवी थी इसकी, तो इसका हस्बैंड था जो साहबानो का हस्बैंड, उसने तलाक दे दिया था, मतलब तलाक 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गया, क्योंकि मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म में ऐसे ही होता था। तो ये
जो चीफ जस्टिस थे इस केस में YV चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा कि देखो पार्लियामेंट को ऐसा लॉ लाना चाहिए, क्योंकि ये तलाक क्या है, ये जो होते हैं ये इसके अगेंस्ट है। जो CPC है हमारा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सेक्शन 125, तो इसके अगेंस्ट जो मेंटेनेंस की जितनी भी खर्चा आएगा वो साहबानों का इसका हस्बैंड देगा, क्योंकि साहबानों कोई काम नहीं करती है तो कमा नहीं पाती है, तो इसको देना पड़ेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे क्या है, वुमेन्स के अधिकारों का हनन होता है, वॉलेशन होता है, तो पार्लियामेंट को एक कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए ताकि नेशनल हार्मनी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ आए, सबके लिए समानता का अधिकार मिले सही मायने में। तो गवर्नमेंट ने ये इशू एड्रेस नहीं किया फिर, लेकिन मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट है 1986 का, इसमें कुछ सुधार लेके आया, इसको लेके आया। फिर एक केस है ये सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स केस का, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा कि देखो हिंदू कोड के मॉडल पे, हिंदू कोड में जैसे समान अधिकार हैं ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसकी वजह से नेशनल सॉलिडेरिटी आ सके, राष्ट्र एकता बढ़ सके, और जो ये कानूनों का मतलब अलग अलग कानून है अलग अलग धर्म में, और महिलाओं के कानून का, महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, ये रोका जाए, वॉयलेशन रोका जाए। एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, एक ABC वर्सेस स्टेट ऑफ ये NCT ऑफ दिल्ली है। इस केस में भी कहा था, जो लिली थॉमस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेशन के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाना चाहिए। और ये ABC वर्सेस UCT दिल्ली का, जो NCT दिल्ली का केस है, इसमें कहा था एक सिंगल मदर थी क्रिश्चियन रिलीजन में, सिंगल मदर थी क्रिश्चियन रिलीजन में, ईसाई धर्म में, उनको एलिजिबल किया कि ये सोल गार्डियन हो सकती है अपने बच्चे की, बिना किसी फादर के, जो नेचुरल फादर है उसका, उसकी असेंट लिए बिना ये सिंगल गार्डियन हो सकती हैं, अकेली गार्डियन हो सकती हैं अपने बच्चे की। तो इसमें ये कहा, क्योंकि जो एक एक्ट बना हुआ था 1890 का, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का, इस एक्ट के अनुसार जो ये कानून है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्रिश्चियन जो सिंगल मदर है वो अपने बच्चे की सिंगल गार्डियन नहीं हो सकती इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को ही हटा दिया इसमें से, और कहा कोई भी सिंगल मदर यानी कि पिता के बिना वो अपने बच्चे की सिंगल गार्डियन हो सकती है। अगर किसी स्कूल में नाम लिखवाए या किसी मान लो कहीं पे भी वो नाम लिखवाए, केवल जैसे अभी आप स्कूल में नाम लिखवाने जाते हो तो आपका नाम पूछा जाता है कि आपका नाम मान लो A है, आपके पापा का नाम B है, आपके माँ का नाम C है, तो माता पिता का नाम लिखा जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कैंसिल कर दिया। हो बच्चा चाहे तो सिर्फ एक पापा का नाम लिखवा सकता है या सिर्फ मदर का नाम भी लिखवा सकता है, दोनों का नाम भी लिखवा सकता है, उसकी दोनों मतलब तीनों उसके पास, ये उसकी चॉइस है उसके पास, वो कोई भी कर सकता है, उसके पास तीनों ऑप्शन है। सिर्फ मदर का नाम ही लिखवा के उसका नाम चल सकता है, जरूरी नहीं है माता का मतलब पिता का नाम भी लिखवाना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जो इनकन्वीनियंस होता है ये, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए हमारे इंडिया में, इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को। तो आगे कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का क्या सही तरीका हो सकता है। देखो जो डिफरेंट माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी का मतलब है जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम है, ऐसे रिलीजन सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करती हैं, विरोध करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे इंडिविजुअल राइट का अपहोल्ड होना चाहिए, यानी कि हमारे जो सिंगल अधिकार है मेन के वो होने चाहिए, ना कि राइट टू रिलीजन है जो, उसको सिंगल अधिकार के साथ साथ राइट टू रिलीजन भी हमारा अफोर्ड होना चाहिए। मेजॉरिटी ये चाहते हैं कि होमोजेनिटी मेंटेन हो, यानी कि सारे धर्म में इक्वलिटी हो एक तरह से। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सारे धर्म को लोगों को एक साथ बुलाया जाए, डिबेट की जाए, चर्चा की जाए, डेलिब्रेशन, और डिफरेंट स्टेक होल्डर जो भी अपना अपना व्यूज़ दें, विचार दें, उनको साथ में रखें, कंसीडर करें। इस डिसीजन में कोई भी पॉलिटिसाइज नहीं, मतलब पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए डिसीजन का, डिसीजन मेकिंग लेने में, तो सारा कंप्लीटली डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए डिसीजन। इसके लिए जब सबकी एक साथ चर्चा करके, यानी कि बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ना कि टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ऊपर गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश ना ले, नीचे से बॉटम अप लोकल लेवल पे इसका डिस्कशन हो, वो जो कहें उस तरह से सबका व्यूज़ सुनने के बाद ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने देखो अभी एक डिसीजन लिया था कि जो मैरिज एज है गर्ल की 18 से 21 साल कर दी, यानी कि दोनों की करने का प्रपोजल रखा है, अभी शायद हो ही जाएगी। तो दोनों की एज जब 21 साल हो जाएगी तो यानी कि इक्वलिटी लेके आए, वुमन के लिए जेंडर इक्वलिटी आई है। तो एक लॉडेबल स्टेप है ये, तारीफ़ी स्टेप है, तारीफ़ी कदम है। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए
तो बैलेंस स्थापित करना है। कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A(F), आर्टिकल 51A(E), ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी के आर्टिकल हैं। एफ वाला फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि जो हमारी रिच हेरिटेज है, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, विरासत है, उसको भी संजो के रखे, प्रिजर्व करे, उसको भी नुकसान ना हो। साथ साथ ऐसे भी कदम उठाए जो आर्टिकल ई में दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में, कि जो वुमन की डिग्निटी है, महिला की निष्ठा है, वो क्या है, उसको नुकसान ना हो। ऐसी कोई प्रैक्टिसेस ना अपनाए गवर्नमेंट कि वो वुमन की जो डिग्निटी है उसको उसके लिए डेरोगेटरी हो, उसके लिए नुकसानदायक हो, अपमानजनक हो। डेरोगेटरी मतलब अपना अपमानजनक, डिसरेस्पेक्टफुल। तो ये कदम उठाए गवर्नमेंट। तो यही था इसमें